सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में भारतीय विज्ञापन जगत का जनक या गुरु कहे जाने वाले पीयूष पांडे का भी निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा 2016 को। आपने बहुत सारे एडवर्टाइज देखे होंगे, टीवी पे कोई भी सीरियल आता है, मूवी आती है, तो बीच बीच में जो एडवर्टीजमेंट आते हैं तो उसमें से कुछ एक तो ऐसे होते हैं जो आज तक हमारी यादों में बसे हुए हैं। जैसे कि एक फेविक्विक का आपने सुना होगा। वो एक मछली पकड़ने के लिए जाता है, एक बूढ़ा सा व्यक्ति बहुत देर से बैठा रहता है, सबको शू शू करता है, मतलब कोई शोर नहीं करेगा। फिर एक पतला सा व्यक्ति आता है, एक डंडी पे वो फेविक्विक लगाता है, फटाफट से उसके मछली चिपक जाती है। देखा होगा 90 के दशक के जो बच्चे, उन सब ने देखा होगा। तो उस पूरे एड की जो एक फेमस लाइन थी वो क्या थी? चुटकी में चिपका है फेविक्विक। इसी तरह से फेविकॉल का आता है, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। कैडबरी का आपने सुना होगा, कुछ खास है, कुछ बात है, क्या बात है, जिंदगी में असली स्वाद जिंदगी का। एशियन पेंट का आपने सुना होगा, हर घर कुछ कहता है। तो ये इनकी कुछ मतलब पूरा ऐड हो जाती थी, कुछ ना कुछ लाइन बहुत फेमस रह जाती थी जो सबको याद रहती है। तो इन लाइनों को लिखने वाले वो यही थे, पीयूष पांडे। आप कह सकते हो कि ये कहानी के माध्यम से या अच्छी सी इमोशनल वाली टैगलाइन के माध्यम से भारतीय विज्ञापन जगत में क्रांति लेकर के आए थे। पीयूष पांडे इनका नाम था, जिनका अभी 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 1982 में ऑग्लिवी इंडिया से जुड़े थे। ऑग्लिवी इंडिया ये विज्ञापन एजेंसी है। तो इनके जो विज्ञापन होते थे ना, केवल प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं होते थे, वो ऐसी कहानियां सुनाते थे जो लोगों को गहराई से जोड़ती थी। पहले वो उस एडवर्टीजमेंट में पूरा एक कहानी लेकर के आते थे। हमें पता ही नहीं लगता था ये किसका एडवर्टाइजमेंट है, हम बस उसको देखते थे, अरे अच्छा लग रहा है। फिर लास्ट में एकदम से जाकर के उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। यहाँ तक कि एक फेमस नारा आपने सुना होगा बीजेपी सरकार का कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी इन्होंने दिया था। पीयूष पांडे इनका नाम था। जयपुर राजस्थान में इनका जन्म होता है। 2016 में पद्मश्री इनको मिला था। 2018 में कांस लायंस में लायन ऑफ सेंट मार्क अवार्ड इनको मिला था। वे इस आजीवन उपलब्धि सम्मान को पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने थे। और अभी इनका निधन हो गया, तो इनके बारे में जरूर याद रखना। अच्छा, कुछ और निधन वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो अभी भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन का निधन हो गया। 2015 में पद्म विभूषण मिला। मारुति चितमपल्ली, वे एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। 2025 में पद्मश्री मिला। भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हो गया। वे बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर रहे थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्पिन पंच। और नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक थे फौजा सिंह, इनका नाम था, पंजाब से थे। पगधारी भवंडर के नाम से प्रसिद्ध थे, निधन हो गया। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 2008 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। दिशोम गुरु के नाम से जानते थे उन्हें। और नागालैंड के राज्यपाल का निधन हो गया। ला गणेशन नाम था। औषधीय पौधे आरोग्य पथ की खोज करने वाले कट्टी मथन कानी का निधन हो गया। वे केरल से थे। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, गंगा नदी पर निर्मित भारत के पहले ग्लास सस्पेंशन ब्रिज का नाम क्या है? तो आंसर होगा बजरंग सेतु। तो गंगा नदी पर आधुनिक ग्लास केबल सस्पेंशन ब्रिज ये बनकर लगभग तैयार है। इसका नाम बजरंग सेतु है और ये पब्लिक के लिए शायद दिसंबर 2025 तक खोल भी दिया जाएगा। और ये लक्ष्मण झूले के स्थान पर इसका इस्तेमाल होगा, जिसे लगभग एक सदी बाद 2019 में सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया था लक्ष्मण झूले को, और अब उस स्थान पे ये वाला बनाया गया है। तो बजरंग सेतु, ये जो गंगा नदी पर निर्मित भारत का पहला ग्लास केबल सस्पेंशन ब्रिज है, इसकी लंबाई 132 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है और लागत जो बनाने में लागत आई है 60 करोड़ रुपए है। इस पर टू व्हीलर्स के लिए, दो पहिया वाहनों के लिए 5 मीटर चौड़ा स्टील डेक है और पैदल यात्रियों के लिए दोनों तरफ, दोनों कॉर्नर पे 1.5 मीटर चौड़े कांच के रास्ते होंगे। और ये कांच 66 मोटा होगा, पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट कांच होगा, ताकि आप उस पर चलोगे तो नीचे आपको बहती हुई गंगा नदी का अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अब इसी तरह से कुछ और ब्रिजेस, पुल जो न्यूज़ में रहे, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो एक बार, अगर पूछे भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल कहाँ पर बना? नागपुर में। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, अंजी खड़ पुल है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल
डॉक्टर भूपेन हजारिका या डोला सदिया पुल इसको कहते हैं, डोला सदिया ब्रिज, असम में मिलेगा। 9.15 किलोमीटर लंबा है ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल ये वियतनाम ने बनाया था, व्हाइट ड्रैगन 632 मीटर इसका नाम है। और दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल ये आपको वियतनाम में मिलेगा, व्हाइट ड्रैगन इसका नाम है, 632 मीटर लंबा है। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा, 570 मीटर लंबा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज ये बनकर तैयार हुआ कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। ये एक तरह का रेल ब्रिज है, चेनाब नदी के ऊपर, 359 मीटर ऊंचा है। लंबाई में बात करोगे 1315 मीटर लंबा है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में मिलेगा, जिसे अब श्री सिद्धरूदा स्वामी जी के नाम से जानते हैं। लंबाई में बात करोगे 1507 मीटर लंबा है। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज ये अटल सेतु है, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा रोड टनल ये चेनानी नाशेरी सुरंग है, जिसे आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। और साथ ही ये एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल भी है, 9.28 किलोमीटर लंबाई है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग में बोलोगे तो पीर पंजाल रेल सुरंग है जम्मू कश्मीर में, लंबाई 11.2 किलोमीटर है। लेकिन अब इसके बाद जो सबसे लंबा अभी बन गया है वो T50 है। भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग अभी तक पीर पंजाल हुआ करता था, अब T50 हो गया है, क्योंकि इसकी लंबाई है 12.70 किलोमीटर। अटल टनल कहाँ पर, जिसे रोहतांग सुरंग के नाम से जानते थे, हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु ये कहाँ पर शुरू हुआ, गुजरात के द्वारका में, लंबाई है 2.32 किलोमीटर। ये ओखा और बेयट को जोड़ेगा। और मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में सेला टनल का उद्घाटन किया था। ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। और उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज ये आपको मिलेगा चित्रकूट में, तुलसी या शबरी जलप्रपात पर ये बनाया गया। और भगवान श्री राम के धनुष और बाण के आकार का है ये ब्रिज। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज ये हंगरी में बना था, जिसकी लंबाई 800 मीटर है और इसका नाम है ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। देश का पहला ग्लास ब्रिज ये आपको मिलेगा कन्याकुमारी में, तमिलनाडु पे बनाया, ये लंबाई है 77 मीटर। और जो आज हमने पढ़ा है वो भारत का पहला ग्लास केबल सस्पेंशन ब्रिज है, केबल की सहायता से उसे बनाया गया है। और कश्मीर में जेड मोड सुरंग या सोनमर्ग सुरंग, इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर, ये 2 लेन सुरंग है। दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे सुरंग ये चाइना ने बनाया, जिसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर और नाम रखा है तियान शान शेंगली सुरंग। उसके अलावा आपको याद होगा अभी मोदी जी ने तमिलनाडु में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया था। ये पुल रामेश्वर द्वीप को मुख्य भूमि पर मंडपम से जोड़ेगा। पुल की लंबाई है 2.07 किलोमीटर। और उसी तरह से दुनिया का सबसे ऊंचा पुल ये चीन में बन गया अब तो, ये हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज है। ये एक रोड ब्रिज है। इस ब्रिज की ऊंचाई 625 मीटर है, यानी कि 251 फुट ऊंचा है। अभी मोदी जी ने बिहार में ओंटा सिमरिया पुल का भी उद्घाटन किया था गंगा नदी पे। ये 6 लेन पुल है, लंबाई है 1.865 किलोमीटर। ये पटना जिले के मोकामा को बेगूसराय से जोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ब्रिज पुल से संबंधित जितने भी आपके करंट अफेयर्स में प्रश्न बनते हैं वो सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में जारी WDMMA 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में भारतीय वायु सेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर होगा 6ठा स्थान। WDMMA मतलब हो गया वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो ये जो है ये अलग अलग देशों की सेनाओं को रैंकिंग देता है और इसके अनुसार भारतीय वायुसेना समग्र प्रभावशीलता और क्षमता के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। अब आपको होगे मैंने ऊपर आंसर में तो 6ठा बताया, अब यहाँ तीसरा कैसे बता रहा हूं? तो 6ठा जो नंबर पे जो भारतीय वायुसेना रही है वो पूरी ओवरऑल रैंकिंग में रही है। लेकिन केवल अगर हम एयर फोर्सेस की बात करें पूरी दुनिया में जो टॉप एयर फोर्सेस है उन देशों की रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पे आता है। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। पहले स्थान पे अमेरिका की एयरफोर्स, दूसरे स्थान पे रशिया की एयरफोर्स और तीसरे स्थान पे भारत की एयरफोर्स है। एयर फोर्सेस की केवल हम बात कर रहे हैं, वरना पूरी ओवरऑल रैंकिंग में मैं आपको बताऊंगा। ये पूरी लिस्ट आपके सामने लगी हुई है। दुनिया की टॉप मोस्ट पावरफुल फोर्सेस कौन सी है? तो पहले स्थान पे अमेरिका की एयरफोर्स को रखा, दूसरे स्थान पे अमेरिका की नौसेना को रखा, नेवल फोर्स को, तीसरे स्थान पे रशिया की एयरफोर्स को, चौथे स्थान पे
अमेरिका की आर्मी को रखा, थल सेना को। 5वें स्थान पे अमेरिका की मैरीन कॉर्प को रखा और 6ठे स्थान पे भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो भारत का जो ट्रूवेल रेटिंग है, जैसे हम करते हैं ना स्कोर क्या रहा है, इस तरह से इन्होंने ट्रूवेल रेटिंग बोला है इसको, यह है 69.4। और इसके साथ भारत का जो इंडियन एयरफोर्स है इसमें 6ठे स्थान पर है। 7वें स्थान पे चाइना का एयरफोर्स है। और इस पूरी लिस्ट में सबसे आखिरी में 107वें नंबर पे अफगानिस्तान की एयरफोर्स को रखा है। वैसे आप जानते हो हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह है। और एयरफोर्स डे हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंकटाड के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो अंकटाड की अभी 16वीं बैठक का आयोजन हुआ, 20 से लेकर 23 अक्टूबर तक हुआ। कहां पर हुआ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ। और इसी बैठक में, इसी कॉन्फ्रेंस में न्यू सिवेला फोरम ऑन डेब्ट को लॉन्च किया गया। अब क्या है ये न्यू सिवेला फोरम ऑन डेब्ट? तो ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य है कर्जदार देशों और कर्ज देने वालों को एक साथ लाना। ये दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज पर बढ़ रहे कर्ज को निष्पक्ष और टिकाऊ तरीके से संभालने के लिए बनाया गया है। तो ये जो अंकटाड की अभी 16वीं बैठक हुई 20 से लेकर 23 अक्टूबर तक, कहां पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये आपको याद रखना है। इस बैठक का उद्देश्य था दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेड बढ़ाना। वैसे अंकटाड का उद्देश्य भी यही है। और इस बैठक की थीम भी थी, बड़ी सी थीम है, आएगी नहीं, एक बार फिर भी देख लो आप। शेपिंग द फ्यूचर, ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बैठक हर 4 साल में एक बार होती है, तो अभी हुई है। अंकटाड की बात करते हैं। अंकटाड की फुल फॉर्म हो गई है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना होती है 1964 में। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं रेबेका ग्रिन्सपान। ये कोस्टा रिका देश से बिलोंग करती हैं। अब ये समिट वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी 2025 में जो 51वां G7 समिट हुआ था, कनाडा में हुआ। और 2025 में G20 समिट हुआ साउथ अफ्रीका में। अगले साल G20 समिट ये अमेरिका के मियामी में होगा। उसके अलावा 2025 में ब्रिक्स समिट हुआ था, 17वां एडिशन था ब्राज़ील में। और याद रखना अगले साल जो ब्रिक्स समिट है उसको भारत होस्ट करेगा। इस साल क्वाड समिट भारत में होगा। और अभी जो आसियान समिट हुआ था वो कहाँ पर हुआ? कोलालमपुर, मलेशिया। SCO समिट अभी ये 2025 वाला हुआ था तियानजिन, चाइना में। और इसी के साथ याद रखना SCO समिट जो अगला वाला है 2026 में 26वां एडिशन ये होगा बिश्केक, किर्गिस्तान में। और 2027 पे 27वां एडिशन होगा पाकिस्तान में। भारत अभी तक एक बार SCO समिट को होस्ट कर चुका है 2023 में। नाटो समिट ये अभी हुआ था हेग, नीदरलैंड में। 6ठा बिम्स्टेक समिट अभी बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ। और अब अगला वाला होगा बांग्लादेश में। कोप 30 का आयोजन अभी हुआ था ब्राज़ील में। पिछला वाला जो कोप 29 हुआ था बाकू, अजरबैजान में। इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी को होस्ट कर रहा है कौन? यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल में भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहां पर आयोजित किया? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो अभी भारत और यूरोपीय संघ ने 13 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक ड्रोन केंद्रित पहला आतंकवाद रोधी अभ्यास का आयोजन किया। ये मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा में हुआ। यहीं पर जो NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो परिसर है, कैंपस है, वहीं पर हुआ। अब ड्रोन से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। एक याद रखना, भारत MQ-9B आर्म्ड ड्रोन खरीद रहा है अमेरिका से। नागास्त्र 1 क्या है? आत्मघाती ड्रोन है। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन एथॉन 2 कार्यक्रम आयोजित किया था लद्दाख में। आग उगलने वाला हथियार है ड्रैगन ड्रोन, ये तैयार किया यूक्रेन ने। झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम है भार्गवास्त्र। इंडिया यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया। भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र ड्रोन का सफल परीक्षण किया। कहाँ? पोखरण फायरिंग रेंज, राजस्थान में। भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? चेन्नई में। ड्रोन प्रहार अभ्यास हुआ, भारतीय सेना ने किया अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में। पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अक नाम से ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात की थी। और भारतीय सेना ने कहाँ पर ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणनाथन 2025 का आयोजन किया? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग ये कहाँ पर शुरू हुआ? जयपुर, आंसर होगा। इसके अलावा अभी असम राइफल्स ने एडवांस्ड
ड्रोन ट्रेनिंग के लिए किसके साथ समझौता किया? ट्रिपल आईटी मणिपुर। और सक्षम क्या है? भारतीय सेना का यह स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड है, इसका नाम है सक्षम। ठीक है, तो ड्रोन से बनने वाले ये सारे प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। तो हर साल 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में मनाते हैं। पहली बार 1973 में मनाया गया। मनाने का उद्देश्य वैश्विक विकास को गति देना और राष्ट्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, वैसे 24 अक्टूबर को आईटीबीपी ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। कौन से नंबर का? 64वां स्थापना दिवस मनाया इसमें 2025 में। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1962 को, और इस फोर्स को 1962 की इंडो चाइना वॉर के बाद बनाया गया था। काम होता है भारत और तिब्बत की बॉर्डर पर, ये हमारी रक्षा करते हैं, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं प्रवीण कुमार। चलो एक बार फिर से अक्टूबर के सारे डेज में आपको रिवाइज करवा दूं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। चलो एक काम करते हैं, अच्छा चलो एक बार फिर से मैं अक्टूबर के सारे डेज आपको रिवाइज करा दूं। अच्छा, मैंने आपको कल भी सारे डेज रिवाइज कराए थे। आज चलो एक काम करता हूँ, संडे भी है तो आज आपको रिवाइज नहीं कराते हैं, आज आपका टेस्ट ले लेते हैं एक बार। आप लिखो कमेंट बॉक्स में कि आपको अक्टूबर के कौन कौन से डेज जो इंपॉर्टेंट है वो सारे याद है कि नहीं है। वैसे मैं आपको कल वाली रिवाइज करवा देता हूँ। 24 अक्टूबर को ही हमने मनाए थे 2 दिवस और, एक तो वर्ल्ड पोलियो डे मनाया था, एक यूनाइटेड नेशन डे मनाया था। 24 अक्टूबर को ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी आप लिखो कि आपको कौन कौन से याद है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 कौन सा बना है? तो आंसर होगा एसबीआई। तो अभी ग्लोबल फाइनेंस ने एसबीआई को 2025 के लिए वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक और भारत में बेस्ट बैंक के रूप में सम्मानित किया है। और एसबीआई को ही क्यों? क्योंकि आपको पता है एसबीआई ये डिजिटल बैंकिंग में लीडर है, इसका बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, ये कंज्यूमर फोकस्ड है और तकनीकी सक्षम है। जैसे कि इसका एक एप्लीकेशन आता है योनो एप्लीकेशन, वो 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स इसको यूज़ करते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर बेस इसके पास ज़्यादा है, कस्टमर ज़्यादा है, तो इसका एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे। तो इन सब कारण से इसे ये अवार्ड मिला, इसे ये सम्मान मिला है। कौन सा वाला? 2025 के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर अवार्ड। कौन सा वाला? 2025 के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड मिला है और भारत में बेस्ट बैंक इसको चुना गया है। किसने चुना? ग्लोबल फाइनेंस ने। ग्लोबल फाइनेंस ये अमेरिका की एक फाइनेंशियल मैगजीन है जिसकी स्थापना होती है 1987 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। आपको याद आ रहा होगा भी कुछ दिन पहले ही, 5-10 दिन पहले हमने एक और इसी से प्रश्न पढ़ा था कि ग्लोबल फाइनेंस ने ही एशिया का सेफिएस्ट बैंक किसे चुना था? डीबीएस बैंक को चुना था। लगातार 17वें साल इसको एशिया का सेफिएस्ट बैंक चुना था ग्लोबल फाइनेंस ने, डीबीएस बैंक को। तो वो पॉइंट भी ध्यान में रखना। एसबीआई के बारे में आपको बताता हूँ, थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता बना, फिर 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। फिर 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय कर दिया, मर्ज कर दिया और एक नया बैंक बन गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन होता है और इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हम कहेंगे 1 जुलाई 1955 को। मुंबई में आपको मुख्यालय मिल जाएगा, चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। टैगलाइन होती है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। और श्रीनगर की डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया था? एसबीआई आंसर होगा, ये भी आ चुका है। लेकिन याद रखना एसबीआई ने जो अपना पहला 13वां एटीएम है वो कब और कहाँ लॉन्च किया था? वो 2004 में लॉन्च किया था केरल में। महिला उद्यमियों को बिना गारंटी लोन देने के लिए एसबीआई ने अस्मिता योजना लोन योजना शुरू की थी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने थे श्रीनिवासुलु शेट्टी, जो कि एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन है। ये 2025 के ही प्रश्न करा रहा हूँ मैं आपको। एसबीआई ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर ये शुरू किया था कोलकाता और हैदराबाद में, ठीक है। तो इन सब कारण से भी एसबीआई न्यूज़ में था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के तीसरे सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो अभी रोहित शर्मा ये 11,249 रनों के साथ सौरव गांगुली को पीछे छोड़कर भारत के लिए वनडे में तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
तो अब वो केवल सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से ही पीछे हैं। और इन्होंने ये अभी उपलब्धि जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में 73 रनों की पारी खेलते हुए हासिल की है। लिस्ट आप देख सकते हो, जो भारतीय खिलाड़ी हैं वनडे में सबसे ज़्यादा रन सचिन के नाम है, फिर विराट के नाम है, और अब तीसरे स्थान पे रोहित शर्मा आ गए सौरव गांगुली को पछाड़ते हुए। और कितने मैचेस में इन्होंने ये रन पूरे किए ये भी आपके सामने लिखे हुए हैं, 275 मैचेस में। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश की राजमाता सिरिकीत का निधन हो गया। तो ये थाईलैंड की थी। तो ग्रामीण विकास, पारंपरिक शिल्प और पर्यावरण संरक्षण पर अपने काम के लिए जाने जाने वाली थाईलैंड की राजमाता शिवगामी नहीं, अभी बैंकॉक में 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो निधन वाला प्रश्न है। निधन वाले कुछ और भी प्रश्न मैंने आज आपको रिवाइज कराए थे। तो एक काम करता हूँ, ये थाईलैंड से थी, थाईलैंड की राजमाता थी, थाईलैंड लेकर के चलता हूँ आपको। ये रहा मैप में थाईलैंड, जिसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। इसका पुराना नाम है सियाम। मैत्री अभ्यास, अयुत्या अभ्यास हम थाईलैंड के साथ करते हैं। इसकी कैपिटल हो गई बैंकॉक। करेंसी है थाई बहत। प्रधानमंत्री हैं अनुतिन चारनविराकुल। उसके अलावा ताइवान और नेपाल के बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला ये तीसरा देश बना था थाईलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संवाद कार्यक्रम 2025 को संबोधित किया थाईलैंड में। 2025 छठा बिम्स्टेक समिट ये हुआ था थाईलैंड में। अगला वाला बांग्लादेश में होगा। विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष खुनयिंग पटामा को बनाया गया था, जो कि खुद थाईलैंड से हैं। इस पद पर आने वाली दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। मिस वर्ल्ड 2025 अभी जो 72वां एडिशन हुआ था तेलंगाना में हुआ था, ये तेलंगाना ने होस्ट किया था, उसको जीता था ओपल सुचाता ने, वो थाईलैंड से है। और अभी मैत्री अभ्यास जो हुआ था 2025 में 14वां संस्करण था, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था, मेघालय के उमरोई में हुआ था। ठीक है, तो ये थाईलैंड से बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में वैश्विक मीडिया एवं सूचना साक्षरता सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो आंसर होगा 24 से लेकर 31 अक्टूबर तक। तो 24 से लेकर 31 अक्टूबर तक वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2025 मनाया जा रहा है। इंग्लिश में बोलोगे तो ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक, जिसकी थीम भी है माइंड्स ओवर एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये मनाया कहाँ पे जा रहा है? कार्टाजेना डी इंडियाज कोलंबिया में मनाया जा रहा है, ये याद रखो। तो इसे मीडिया और सूचना साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इस क्षेत्र में हुई प्रगति का जश्न मनाने और गलत सूचनाओं के प्रसार जैसी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा अभी 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक निरस्त्रीकरण सप्ताह, डिसआर्मामेंट वीक के रूप में भी मनाया जा रहा है। डिसआर्मामेंट, निरस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों को कम करना। तो यही इसका उद्देश्य है, वैश्विक निरस्त्रीकरण मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना और स्थायी शांति, सुरक्षा और सतत विकास प्राप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा देना। ये इस निरस्त्रीकरण सप्ताह को मनाने का उद्देश्य है, 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किसने पे विद म्यूचुअल फंड सुविधा शुरू की? तो आंसर होगा यूपीआई। किसने द बर्निंग अर्थ नामक पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकेडमी बुक पुरस्कार जीता? सुनील अमृत ने। विश्व पोलियो दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को। और एक बुक आई थी सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर कॉम्प्रेंसिव सिक्योरिटी, इसको लिखा है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने। एशियन यूथ गेम्स 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया जा रहा है? बहरीन। और केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। प्रवासी कामगारों संबंधी दशकों पुरानी कफाला व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया? सऊदी अरब। किस देश में 30 दिन का आपातकाल घोषित किया गया? पेरू। और रक्षा मंत्री जी ने शौर्य वन का उद्घाटन कहाँ किया? जैसलमेर, राजस्थान में। और आखिरी प्रश्न था, किस राज्य में स्कूल पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया? तो आंसर होगा गोवा। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी जनवरी 2025 में ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।